नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं शरद त्रिपाठी और आज हम लेके आए हैं फिर से एक बार आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन की आंखों से। और कार्यक्रम में आज हैं एक बहुत ही विशेष अतिथि हमारे बीच, जो कि नेत्रहीन समाज के लिए एक मिसाल हैं, व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। एक संघर्षपूर्ण जीवन के बाद एक सरकारी विद्यालय में बीता, राजस्थान के शहर अजमेर में बीता ज़्यादातर समय, और आज उन हमारे बीच में है एक विशेष व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल अपने जीवन को दिशा दी और साथ ही वे हजारों लोगों के लिए एक मिसाल हैं। उनका परिवार अजमेर में रहता है। वे पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त अपनी स्वयं की चेतना से, अपने मोटिवेशन से सरोकारों को अपने समाज के प्रति दायित्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग क्लब। रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे नए जो उदीयमान हमारे नेत्रहीन साथी हैं उनको दिशा देने का कार्य किया है। तो हम स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। संदीप भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मधुबन रेडियो के मन की आंखों से। और आज आप हैं हमारे ऐतिहासिक स्टूडियोज़ में, मधुबन रेडियो के स्टूडियोज़ में, और इसी प्रकार से हम आपकी मधु वाणी सुनना चाहेंगे। स्वागत है संदीप भाई आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई। संदीप भाई, अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसा बीता, ये दृष्टि बाधित होने का अंदाज़ा कब हुआ, परिवार का क्या रिएक्शन था, ये सारी बातें बताइए। हाँ, मैं एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ जो बहुत सारे जगहों की भी परेशानियाँ हैं कि शिक्षा के साथ साथ अंधविश्वास भी साथ चलता है। तो मैं एक ऐसे माहौल में पला बड़ा। मैं बहुत सामान्य बच्चा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 3 साल तक। और मेरा बचपन बांसवाड़ा, जो राजस्थान का दक्षिणी ज़िला कहलाता है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, एसआई की पोस्ट पर। तो जब मैं 3 साल का था, तो जो जैसा घर वाले बताते हैं, सुबह सुबह मैंने कहा कि मुझे मतलब ये इतना अंधेरा क्यों है बाहर। तो घर वाले टेंशन में आ गए। उस समय करीबन 9-10 बज रहे थे। मैं उठा तो उन्होंने समझ नहीं पाए वो इस चीज़ को। फिर किसी से बात की इधर उधर, तो लोगों ने कहा कि शायद आँखों में कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, वहाँ ले जाया गया। वहाँ ऑपरेशन हुए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद में घर वाले कुछ समझ नहीं पाए इस चीज़ को कि अब आगे क्या किया जाए। वो बिल्कुल मतलब बैठ गए, क्योंकि पहला केस परिवार में, कभी किसी को ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं, किसी भी स्तर पर, उम्र के किसी भी पड़ाव पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जो होता है जैसा कि देव स्थान पे जाना, यहाँ वहाँ जाना, वो सब कार्रवाई शुरू हुई। ऑपरेशन जब नहीं सक्सेसफुल रहा तो जिसने जो कहा वो घर वालों ने करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये मान करके सब बैठ गए थे जी। और घर में ही, गाँव में ही रहना शुरू हुआ। वहीं पर घर में बैठे रहते और सब लोगों का जीवन तो सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप को एक अजीब सी चिंता सताई जा रही थी, जिसका कोई हल नहीं था उनके पास जी। फिर किसी ने कहा अहमदाबाद में डॉक्टर नागपाल हैं, वहाँ ऑपरेशन करवाइए। वो वहाँ भी गए। तो मेरे कुल मिला के एक आँख में 2 और एक आँख में 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन वो सब के सब सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसा कि घर वाले बताते हैं, उस समय जो बच्चा होता है बड़ा चंचल होता है, वो अपनी पट्टियों वगैरह का ध्यान नहीं रखने देता है। तो वही सब मेरे बारे में भी कहा जाता है। और अहमदाबाद में मेरे पिताजी चूँकि ट्रेनिंग भी कर रहे थे उस दौरान, उनको भी काफ़ी मतलब चिंता हुई कि हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि साइटेड स्कूल में एनरोलमेंट करवा दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे ही निकल जाएगी जी। तो वो भी हुआ सब कुछ। लेकिन आखिरकार जब मैं लगभग 8 साल का था, तब हमारे नाना जी जो थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे पड़ोस का एक व्यक्ति है भाई, जो यहीं पर थे और अब वो अजमेर में बैंक में जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। तो उनसे संपर्क किया जाए। वो भी दृष्टिबाधित थे, तो उनसे संपर्क किया जाए और शायद कोई पढ़ाई का रास्ता इनके लिए निकले। वरना ऐसे तो सबने उनको समझाया कि भाई आप लोग हो जब तक तो इनकी देखभाल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। तो घर वालों को न चाहते हुए भी ये प्रस्ताव समझ में आया। और चूँकि मेरे जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो ज़्यादा सुलझे हुए थे इस मामले में, शिक्षा को लेकर के खासकर, तो मेरे मामा जी ने और सब ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। उस समय पत्र व्यवहार चलता था, तो पोस्ट कार्ड वगैरह लिखे गए। यहाँ से जवाब आया कि जी हाँ, स्कूल है, यहाँ एडमिशन करा दिया जाएगा। तो उससे पहले अहमदाबाद में भी गए थे एडमिशन करवाने, वहाँ भी किसी ने बताया था, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएँ अच्छी नहीं लगी घर वालों को। तो वो
वहाँ से तो ले आए। फिर जब पता चला कि राजस्थान में ही है तो चलो फिर अजमेर के बारे में सोचा गया जी। तो 1993 में जुलाई में 21 जुलाई को अजमेर अंध विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ और मुझे लगता है कि वहीं से जो है मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट रहा। तो घर वालों की स्थिति ऐसी थी शरद जी कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, हो सकता है कि और साथियों के साथ भी ऐसा हुआ हो। मेरे घर वाले इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, इतने नर्वस थे कि उन्होंने ये कहा कि हम इनको एडमिशन करके छोड़ करके आते हुए नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे एडमिशन कराने। मेरे मामा जी, बड़े मामा जी और छोटे मामा जी आए मेरा एडमिशन करवाने के लिए। और उस समय अजमेर अंध विद्यालय की स्थिति ये हुआ करती थी कि सीटें फुल थी तो 10-12 दिन हमको बाहर भी रहना पड़ा था। जो वो सज्जन थे उनका नाम था गिरजा शंकर जी जोशी, जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी लोकल गार्जियन के रूप में निभाई। आज वो इस दुनिया में नहीं है हालांकि, लेकिन उनकी फैमिली के साथ हमारे संबंध हैं आज भी। तो शुरुआत में मुझे पढ़ाना, मेरा ध्यान रखना, मुझे बेसिक बातें सिखाना, वो सब उन्होंने किया। और फिर उसके बाद 3 अगस्त 1993 को मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिला। तो लगभग 1.5-2 महीने जब तक नहीं हो गए, जब तक कि घर वालों को ये संतुष्टि नहीं हो गई कि हाँ भाई ये वहाँ ठीक से रह रहा है, तो तब उन्होंने आकर के देखने की हिम्मत जुटाई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि तब उन्होंने कि अब चलो अब हम जाकर के देखते हैं कि भाई इतना समय हो गया, इतने समय में तो कुछ तो अच्छी स्थिति हुई होगी, उनको वहाँ का माहौल समझ में आने लगा होगा। तो वो आए और वो 3 दिन तक रहे, लेकिन 3 दिन तक मेरी गतिविधियों को मॉनिटर करते रहे, वॉच करते रहे, लेकिन मुझसे बात नहीं की। और वो इसलिए कि शायद या तो बच्चा नहीं मतलब रह पाएगा या हम लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो दूर से ही उसको मॉनिटर करते रहे। और फिर उसके बाद वो मुझे बिना बताए ही चले गए। और मैं पहली बार जब अपने घर गया दिवाली पे 4 महीने के बाद, तब मुझे पता चला ये सारी क्या चुनौतियाँ रही बचपन में और ये इसका कारण क्या रहा? हाँ, जो मेरे को नेत्रहीनता जो बताई गई वो सबसे पहले जब लोकल हम गए हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा बाल मोतिया है। और आज कोई भी सुनता है बाल मोतिया तो सब कहते हैं कि भाई इसका इलाज हो जाता है, लेकिन उस समय पता नहीं क्या रहा कि नहीं हो पाया। इतनी सुविधाएं भी नहीं थी शायद, और वही अवेयरनेस की कमी रही कुछ। बाल मोतिया जब बिगड़ गया, नहीं सक्सेसफुल रहा, फिर अहमदाबाद जब गए वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर नागपाल जो बहुत फेमस थे उस ज़माने में, तो उन्होंने ये कहा कि इनको ग्लूकोमा है, काला पानी जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में जी। तो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम मुझे बताई, और ये जो एक आंखों की ऐसी बीमारी है जो कहते हैं कि ला इलाज है। तो विद्यालय में क्या चुनौतियाँ रही संदीप भाई? विद्यालय में जब आप पढ़ रहे थे, आपने बताया कि 12 दिन आपको वेट भी करना पड़ा। जी हाँ, चुनौती सच मुझे क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं। बचपन में बहुत बच्चा चंचल होता है तो सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा था, और अपने जैसे और लोगों को देखा तो बड़ा अच्छा भी लगता था। और कुछ ऐसा मतलब उस समय इतनी फीलिंग्स भी नहीं होती हैं बच्चे की, आप जानते हैं, तो रूटीन जैसा चलता है। हाँ, पढ़ने लिखने में रुचि थी, तो स्थिति इतनी अच्छी रही कि बहुत जल्द हम लोग मतलब मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन जैसा कि बताते हैं टीचर्स वगैरह आज भी कि 1-8 महीने में ही बुक पढ़ना भी आ गया था ब्रेल की। उस मामले में मतलब कोई ऐसा संकट रहा नहीं, कोई ऐसी चुनौती भी नहीं रही। तो उस समय बच्चों के साथ सारी गतिविधियाँ, खेलना भी, घूमना फिरना भी, और स्कूल में जो भी जिस तरीके से सिखाया जाता था, जो बताया जाता था, वो सब पे ध्यान देना। और जो खासकर ये लगता था कि मतलब एक एक चीज़ जैसे जैसे सामने आती गई, तो पहले शुरू में लगता था पता नहीं कैसे, जैसे ब्रेल पेपर जब सामने आया तो लगा यार ये क्या है, लेकिन जब सीख लिया तो फिर आसान हो गया। ऐसे ही गणित का भी अलग सिस्टम होता है ब्लाइंड फील्ड में, तो जब हमने मैथ्स को करना शुरू किया बोर्ड पे तो वो भी फिर धीरे धीरे आ गया। तो ऐसे करके फर्स्ट जो थी मेरी पहली क्लास, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही कि उस समय हमको जंप मिल गया, यानी 2nd क्लास मुझे पढ़नी नहीं पड़ी और सीधा 3rd में एडमिशन मिल गया। तो 1 साल हमारा बच गया, क्योंकि 8 साल की उम्र में एडमिशन हुआ तो 2-3 साल तो पहले ही खराब हो गए थे पढ़ाई के। मैं और एक मेरे साथी थे कपिल महिला करके, हम दोनों को प्रमोशन मिला, लेकिन मुझे शायद ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है कि वो शायद हमारा आखिरी प्रमोशन था। उसके बाद ये जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया जी। तो ब्रेल का खुरदरा पन्ना कब ज्ञान से परिपूर्ण हुआ, और कब वो गणित के आंकड़े जो है उन्होंने कब बोर्ड पर आकृति ले ली, तो ये सब जो हुआ उस समय और अब जो तकनीक आपके हाथ में है, कैसा महसूस करते हैं? निश्चित रूप से, मतलब अगर ज़मीन आसमान का भी परिवर्तन कहें तो शायद कम होगा, क्योंकि वो समय एक ऐसा था जब लगता था कि कैसे ज़िंदगी मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन आज किसी तरह की कोई रुकावट है ही नहीं। मैं देखता हूँ जो हम मान करके चलते थे
फोटो की, आज तो ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि फोटो भी हम डिस्क्राइब हमें करके बताया जा रहा है। हमारे ही पास ऐसी सुविधा है फोन के माध्यम से कि उसके लिए भी हमें किसी पे निर्भर होने की, मतलब कहीं कोई बैरियर मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस मामले में कोई रहा हो। अब तो जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे और बड़े हो रहे थे, तो ये विद्यालय जो था ये सरकार के हाथों में था? हाँ, ये जो है सरकारी विद्यालय है और उस समय राजस्थान में केवल उस जमाने में शायद 2 सरकारी विद्यालय हुआ करते थे। एक तो ये अजमेर का था और एक बीकानेर का था। उसके बाद धीरे धीरे फिर और जगह शुरू हुए, उदयपुर में भी हुआ, जोधपुर में भी हुआ, उसके बाद तो काफ़ी हो गए। लेकिन उस समय ये राजस्थान का सबसे पुराना विद्यालय भी है ये, 1935 में स्थापित हुआ था। श्रीमती मनोरमा टंडन जी यहाँ थी, अजमेर की समाज सेविका, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। हजारों हजार अनेक प्रतिभावान दृष्टिबाधित साथी इस विद्यालय से पढ़ करके आज देश और विदेश सब जगह पर मौजूद है। स्कूली जीवन बड़ा ही, मतलब बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ रहा, अच्छा रहा और काफ़ी कुछ सीखा भी। और मैं अक्सर कई बार कहता भी हूँ अपने साथियों में भी कि हमने उस जमाने में स्कूल लेवल पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो छोड़ी हो। यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि, क्रिकेट भी खेला तो ऐसे खेला कि भाई इंटरनेशनल भी मैच खेला, पाकिस्तान भी मैं जाके आया 2006 में क्रिकेट खेलने। संगीत में रुचि ली तो संगीत भी ऐसी कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता, द्वितीय भी जीता उसके बाद में। और वाद्य यंत्र में भी काफ़ी कुछ बजाना सीखा, हारमोनियम से लेके बांसुरी, मैंडोलियन, वायलिन, तबला, ये सब कुछ सीखा। और पढ़ाई में जो है आज की जॉब है ही, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यानी कोई किसी तरह की कमी नहीं, शतरंज हो चाहे खेल हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने। इस पूरे समय में माता पिता का रुख कैसा रहा? पूरे 15 साल जो आपने स्कूल में बिताए अपने, उन दिनों में माता पिता का सहयोग कैसा रहा उनको? ये बड़ा एक चैलेंज रहता है लगभग ज़्यादातर साथियों के जीवन में। हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा हमको लेकर के इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं कोई कुछ चोट ना लग जाए। वो सबके साथ होती है वो बात, और वही बात मेरे साथ भी थी। मुझे कई बार मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते भी थे इस मामले में कि 8वीं कक्षा तक मुझे मेरे घर वाले लेने आया करते थे, जबकि ज़्यादातर साथी हमारे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में आते आते अपने आप अपने घर जाने लग जाते थे। तो उन्होंने लेकिन मुझे कभी अकेले छोड़ा नहीं। उनको ये लगता था नहीं अरे कुछ हो जाएगा, मुझे वो लेने आते थे और छोड़ने आते थे। ये सिलसिला कक्षा 8 तक चलता रहा। फिर पहली बार मैं कक्षा 8 में जब गया किसी साथी के साथ, वो भी बड़ी जबरदस्त कहानी थी कि रात को मैं आखिरकार घर पहुंचते पहुंचते मुझे 2:30 बज गए। तो घर वालों को लगा कि देखो हम सही कहते थे, मतलब वो उनको ये लगने लगा कि अगर ये कहीं कुछ हो जाता इसके साथ तो क्या होता। ये तो रही मोबिलिटी को लेकर के बात। लेकिन पढ़ाई में निश्चित रूप से परिवार चूंकि पढ़ा लिखा था तो उनको भी लगता था कि हाँ इसकी ग्रोथ जो है ठीक हो रही है। और वो हर जगह ये तो बताते थे कि भाई ये बच्चा है, पढ़ने में होशियार है, इसके अंदर ये काबिलियत है, वो काबिलियत है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में बस एक वो ब्लाइंडनेस वाला जो एक पर्दा है ना, वो जरूर उनकी आंखों पे लगा रहता था कि एक लेवल होता है, उससे आगे वो उम्मीद नहीं करते कि भाई जैसे डिसीजन जब लेने होते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पर या अपने से संबंधित भी कोई बात करनी होती है तो वो और किसी से बात करेंगे या आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। ये संकट मुझे लगता है ज्यादातर के साथ रहता है और जो कि अब खैर धीरे धीरे कम हो रहा है। बेशक मेरी मदर का बड़ा इसमें मेरी एजुकेशन में भी बड़ा पॉजिटिव, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं था ब्लाइंड फील्ड के साथ कैसे लड़ा जाए, तो इस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम के साथ। लेकिन उनको ये जरूर था कि मेरा काम एक है इस दुनिया में आने के बाद, और अब जबकि मुझे ये पता है मेरे बच्चे के साथ ये समस्या है, तो वो जैसे ही कोई उनको लगता था कि कोई नई बात आई है या कुछ भी किसी की कोई तरक्की की बात आई है, कोई और ऐसा मतलब कोई प्रोग्रेस हुई हो या कोई पढ़ाई से संबंधित या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चूंकि अजमेर में हुआ करता था उससे संबंधित आरपी, वो जो भी अखबार में आता था मुझे तुरंत फोन करती थी और वो पढ़ करके सुनाती थी। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब हमारे घर में फोन आया, और फिर जब मेरे पास खासकर जब मैं कॉलेज में आया, जब मेरे पास मोबाइल आया, तब से तो रेगुलरली आज भी उनका यही काम है। और जब फोन नहीं था, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब फोन नहीं था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब वो उसकी कटिंग रख लिया करती थी, और जब मैं छुट्टियों में जाता था तो 2-4 दिन मेरे इसी में बीतते थे कि देख तू ये सुन, तू ये सुन, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो वो मैं भूल नहीं सकता। मतलब वो बड़ी अच्छा, हमारे पिताजी को ये था कि ठीक है जो कर रहा है करने दो यार, जितना एक वो बड़े मतलब बिंदास व्यक्ति है, उनको ये था जो ये कर रहा है वही बहुत है मेरे लिए, तो कोई खास बात नहीं है, जितना इसने किया मैं उससे खुश हूँ। बहुत बढ़िया। इस मामले में आप भाग्यशाली हैं कि आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन नियमित रूप से मिलता रहा। निश्चित रूप से मेरे को कभी इस मामले में मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी के मतलब तभी नहीं, आज भी जब मैं इतनी अच्छी राजस्थान शिक्षा विभाग की जॉब में हूँ तो आज भी उनका ये कहना है कि तू पैसे की कभी चिंता मत करना, तेरे को जो करना है, जो पढ़ना है तू पढ़,
जहाँ जाना है तू जा, जैसे करना है कर। जी, तो पूरी मुहिम में संदीप भाई की ठीक है विद्यालय आपने किया, लेकिन विद्यालय चूंकि अंध विद्यालय था, आपको मज़ा भी आ रहा था, आपके साथ के जो लोग थे वो समझ सकते थे आपको, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है और कॉलेज में कोई अंध कॉलेज नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है देश में। तो उन दिनों में कैसा रहा, कॉलेज का अनुभव क्या रहे, और पहली बार एक चाव भी होता है। अच्छा, आपका जो विद्यालय था वो बालिकाओं से रहित था जी। कॉलेज में भी जब जा रहे थे तो आपको महिला सहपाठियों से भी आपका रोकार रहा हो। बहुत सही पॉइंट की तरफ आप ले गए। आप अगर नहीं पूछते तो मैं खुद इस बात पर आता। दरअसल हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं इस बारे में। आमतौर पर होता ये है कि जो मैंने भी देखा, अपने सीनियर्स को भी देखा और बहुत सारे साथियों को, जब विद्यालय छोड़ करके जा रहे होते हैं तो जब विदाई समारोह होता है तो एक अजीब सा दुख होता है, बड़ा गमगीन माहौल होता है। कोईयों को मैंने आंसू बहाते हुए भी देखा, रोते हुए भी, मतलब भावुकता में दुखी होकर के। लेकिन जिस दिन मैं अपना स्कूल छोड़ रहा था या मेरा जब विदाई समारोह, मुझे बिल्कुल दुख नहीं था, मुझे जरा भी रोना नहीं आया। और मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी प्रतिभाएं जो थी मेरे अंदर, जिसका खुद मुझे बड़ा डर था या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो तो मेरी कॉलेज में आने के बाद ही बाहर आई हैं। और उसका कारण भी वही है जिस ओर आपने इशारा किया कि जब हम स्कूल से निकल रहे थे तो मेरे अंदर शुरू से मेरे जीवन में यही रहा है कि मेरे को सीखना है, जो भी कुछ है नया माहौल उसको देखना है, उस माहौल में मुझे ढलना है, उसमें एडजस्ट होना है और उससे संबंधित ही जो चीजें हो सकती है उनको एक्सप्लोर करके अपने आप को उस माहौल के साथ समायोजित करना है। तो जब मैं स्कूल से निकल रहा था, कॉलेज में मुझे एक बात समझ में आ गई थी पहले से, क्योंकि काफी सीनियर साथियों से बातचीत तो थी, दोस्त भी थे, कि भाई हाँ वहाँ तो लड़कियां हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर जो था उस समय बड़ा माना हुआ कॉलेज भी था, आज उसका नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज हो गया है, तो अब लड़कियां भी होंगी। और मन में ये भावना थी कि यार हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें दोस्त बनाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही हमारे दोस्त बन जाएं। हमारा इस तरह का कुछ हम अपने अंदर क्वालिटी लाएं कि जिससे मतलब इस मामले में हमें, क्योंकि अभी तक तो कोई एजुकेशन थी नहीं, तो हमारी कोई भी मतलब महिला मित्र तो थी नहीं उस समय, तो एक तो ये बात रही। दूसरा ये था कि यार अब तक तो हम अपने फील्ड में रहे, लेकिन अब जब दृष्टिवान साथियों के बीच में रह करके उनके साथ कुल मिला करके ये था कि उनके साथ हम ऐसा कुछ माहौल बनाए जिसमें उनको भी ये ना लगे कि यार ये व्यक्ति के साथ जो चुनौती है उसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहा है, या मतलब इसको किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो जब मैं कॉलेज में गया मुझे लगा यार क्या करें। शुरू से ये तो था ही, परसेंटेज क्लास में, मेरी क्लास में कम से कम मेरे सबसे ज्यादा थे, तो इस मामले में भी तारीफ होती रहती थी, चलो ये पॉइंट अच्छा था कर लिया। लेकिन अब जरूरी थोड़ी कि हर किसी को इसी बात से आप इम्प्रेस कर पाए। संगीत विषय था, उसमें भी अच्छी रुचि थी, तो उस बाकी लोग जो है वो थोड़ा कमजोर होते हैं दृष्टिवान साथी, तो उनको जब नोट्स वगैरह की या प्रैक्टिकल की, खासकर जब नोट्स तो हम उनसे लेते थे, बल्कि प्रैक्टिकल उनको हमसे लेना पड़ता और नंबर प्रैक्टिकल के ज्यादा होते हैं। उनके कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि उनको हमारे साथ रहना होता था। धीरे धीरे हमारे जब कोई साथ रहता है तो फिर वो हमारे गुणों से भी परिचित हो जाता है। फिर मुझे लगा कि यार अगर हम लोग मतलब जब इतना अच्छा बोल सकते हैं तो कार्यक्रम वगैरह का संचालन करना शुरू करेंगे तो फिर इनको लगेगा कि हाँ यार इस मामले में भी ये लोग हमसे आगे हैं। तो यूं करके धीरे धीरे लोग प्रभावित होते गए, दोस्त बनते चले गए। कुछ मेरे साथ बहुत अच्छे मतलब पॉजिटिव्स भगवान ने खुद ने मुझे दिए हैं, ये मुझे गर्व है इस बात का कि कई बार जब हम लोग बातचीत करते हैं किसी से भी तो लोगों को लगता है यार आप ऐसे लगता है जैसे आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे साथियों के साथ होती है समस्या, तो वो उस मामले में भी प्लस पॉइंट रहा। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं कॉलेज में कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं और मेरा दृष्टिवान दोस्त जा रहे हों या कहीं खड़े हों तो दूसरे साथी उसका हाथ पकड़ करके बताते थे भाई इधर इधर इधर, मुझे बताने की बजाय वो कहता था अरे भाई मेरे साथ नहीं है समस्या, मैं इनके साथ हूँ। तो ये बड़ा बहुत कम होता है ये, लेकिन ये सब बड़े अच्छी बातें रही मेरे साथ। मतलब मुझे लगता है कि नेगेटिविटी में अगर ढूंढना चाहूँ तो मुझे कहीं लगी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कॉलेज में चुनौतियाँ आने और जाने में निश्चित रूप से होती थी। उस मामले में तो कई बार निर्भर रहना पड़ता था रोड क्रॉस वगैरह के लिए भी, और रेलवे लाइन क्रॉस करके भी हमें जाना पड़ता था तो फाटक अक्सर बंद रहता था, तो यहाँ पर दिक्कत रहती थी। लेकिन उसमें भी ये होता था कई बार कि जानबूझ करके खड़े हो जाते हैं ताकि कॉलेज का ही कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर देखेगा और वो पहचानेगा और वो साथ में ले करके जाएगा। तो जब कोई साथ नहीं होता था तो ये भी एक बहाना होता था बातचीत करने का और दोस्तों के साथ मिलने का। और मेरे साथ एक बात थी, जो हमारे से ऊपर के जो साथी थे, पहले के जो साथी थे, उन लोगों की स्थितियां क्या रही मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो यूं कहा जाने लगा था हमारे दोस्तों में, ब्लाइंड साथियों में, कि यार ये लोग ऐसे हैं जो संडे को भी कॉलेज जा सकते हैं। मतलब हमने एक वो मिथ भी तोड़ा कि हम बहुत ज्यादा कॉलेज जाया करते थे, मिस नहीं करते थे कॉलेज। तो उसके पीछे कारण वही सब थे कि बस
मित्र बनेंगे, बातचीत होगी, साथ रहेंगे, चाय पियेंगे, वही सब। और ये कारण ये भी तो हो सकता था कि क्लासरूम में चूंकि लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है जी, तो एटलीस्ट हमें कुछ तो सुनने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा। डेफिनेटली, वो तो खैर उद्देश्य तो खैर था ही, लेकिन उसमें ये भी था कि जितना हो सके उतना हम अपनी योग्यता को भी दिखाएं, क्योंकि अगर क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे तो हम अपनी योग्यता कहाँ दिखा पाएंगे। तो जब पहली बार कॉलेज में जाना हुआ तो शिक्षकों का क्या बर्ताव रहा? शिक्षक किस नज़र से देख रहे थे कि इनको कैसे पढ़ाएं, कैसे डील करें? नहीं, ये देखिए, ईमानदारी की बात ये है कि आज स्थितियां कुछ अच्छी हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय में भी जो एक जो भावुकता होती है लोगों के अंदर, एक सहानुभूति जो होती है ना, वो साफ मुझे कम से कम नजर आती थी। क्योंकि हमारे संगीत के शिक्षक तो वो स्वयं भी दृष्टिबाधित थे, इसलिए उस क्लास में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो बाकी के पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस थी, वहाँ यही था, अरे इनको कहीं चोट लग जाएगी, या इनको यहाँ बिठाइए, इनको वहाँ बिठाइए, आपको सुनाई दे रहा है, मैं जोर से बोलूँ नहीं बोलूँ, मतलब ये सारी बातें जो मुझे लगता था कि यार आप सामान्य तरीके से आप जो कर रहे हैं वो करिए, मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि नहीं, ये ब्लाइंड हैं तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आप इनसे बात कर लेना, आप उनसे, वो खुद गाइड करने की बजाय वो ये कहते थे कि भाई आप इससे ये लिख रहा है उससे लिख लेना, अरे आप तो, किसी ने तो एक दो बार ये भी कह दिया, अरे आप तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो आप फिर बैठ जाइए आराम से। तो बड़ा बुरा लगता था उस समय, बड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो स्थितियां धीरे धीरे मुझे लगता है ठीक हुई होंगी आज के समय में। तो आज भी मैं जब कहीं जाता हूँ, कहीं मुझे पूछा जाता है, जैसे अभी पीछे इलेक्शन जब हो रहा था राजस्थान में, तो मुझे बांसवाड़ा में इसका एम्बेसडर बनाया गया, तो तब भी मैंने कलेक्टर साहब ने जब बात की तो उनको एक ही बात कही, मैंने कहा जो आपके जो जितने भी कर्मचारी हैं इलेक्शन में लगे हुए, उनको पहले आप एजुकेट कीजिए, बाकी जनता को तो अपने आप हम एजुकेट कर लेंगे। क्योंकि वो अपने साथ के व्यक्ति को इस तरह का माहौल ही नहीं दे पाए, बैरियर, तो फिर क्या बताएं रहना आप। हाँ, बिल्कुल, कि आप पहले अपने कलीग्स, अपने मातहत जो आपका स्टाफ है, आप उनको जागरूक करिए। आम जनता में तो बात हम पहुंचा ही देंगे। बिल्कुल, ठीक, बहुत बढ़िया। तो रेडियो मधुबन के माध्यम से आज आप जानना चाहेंगे कि संदीप त्रिवेदी जो हैं, जो बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, तो लगभग कितनी महिला मित्र कॉलेज के दौरान रही? ये खुलासा आज कर दीजिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। ये सुनने वाली ये प्रश्न बड़ा ही मतलब खतरनाक प्रश्न आपने दाग दिया है। लेकिन मेरी स्थिति ये है कि कम से कम जो है, आज बच नहीं पाएंगे, 5 से 6 ऐसी मेरी साथी रही जो लगातार 5 सालों तक मेरी मतलब जिनको मैं कहूँ महिला मित्र के रूप में जिनसे मेरा संपर्क रहा, और उनमें से भी जो खास थी, जो उनमें से भी मतलब नंबर 1 थी, ये भी एक बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी हमारे साथ कि जो भी बहुत, मैं इस मामले में भी बड़ा लकी रहा कि मेरी जो फ्रेंड थी उनसे लोग कहते थे जाकर कि यार तुमको मतलब इनसे ही मतलब प्रेम हुआ, ये कोई और नहीं मिला। और लड़कियां जाकर के कहती थी उनको कि तुम उनको फील कैसे करती हैं, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात। मुझे इतना, मैंने कहा उनको बोलना कि वो आप खुद आकर के महसूस कर लें जरा कि कैसे फील करते हैं। तो बड़ा ही मतलब गुस्सा भी आता था, लेकिन ऐसी बातें मुझसे कोई कहे, मैंने कहा मैं दूं जवाब अच्छी तरह से। जो लड़के हुआ करते थे, लड़कों को ज्यादा इंफीरियोरिटी होती है इस मामले में, अच्छा तुम लोग जो है दृष्टिबाधित है उनसे तो बात कर लेते हो, हमसे नहीं करते हो, तुम उनके साथ चाय कॉफी पी लेते हो, हमारे साथ क्या दिक्कत है। मतलब ये बड़ा, और फिर जो मैंने जो कहा माहौल को एजुकेट करने वाली बात, जब हाई लेवल पर जो हमारे लोग हैं वही एजुकेट नहीं होंगे तो वो बच्चों को भी क्या एजुकेट करेंगे। वहां पे कई बार जैसे कोई लड़की किसी ब्लाइंड साथी को हाथ पकड़ करके ले जा रही है तो वही कमेंट पास करना कि अच्छा हमारा भी हाथ पकड़ लो, ये है वो है, मतलब इतना गुस्सा आता था। और शुरू में मैंने फर्स्ट ईयर में देखा, फिर सेकंड ईयर में जाकर के तो उनको सबको ठीक करना शुरू कर दिया था। उसके बाद तो फिर काफी स्थिति अच्छी भी हुई, और उसके बाद तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई, उससे कोई वो खास बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं बहुत लकी रहा इस सब मामले में। जो बात दृष्टिवान साथियों के साथ जो आमतौर पर घटनाएं होती हैं वो सब मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा कि इसका मतलब मेरे प्रयास जो थे बिल्कुल सकारात्मक थे और सफल रहे। कोई ऐसी घटना जिसने विद्यालय और स्कूल के दिनों में आपको कुछ दिनों तक परेशान किया हो, सोचने पे मजबूर कर दिया हो, या फिर आपके ऐसा कोई जवाब रहा हो जिसने उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो? ऐसी कोई घटना याद आती है? नहीं, घटनाएं तो मतलब मैंने कहा ना कि कदम कदम पर घटनाओं से ही भरा हुआ वो पूरा समय रहा, लेकिन जो कुछ हुआ वो अच्छे रूप में ही हुआ, ऐसा नेगेटिव सेंस में कुछ नहीं हुआ। जैसे मुझे एक घटना याद आ रही है जो खैर मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि से ही संबंधित है। कक्षा 10 में जब मैं पढ़ रहा था तो दिल्ली में गया था AICB के ब्रेल कंपटीशन में, ऑल इंडिया लेवल पे जी। तो उससे पहले से वो 3-4 सालों से कंपटीशन हो रहा था। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था अपने सर के साथ में, तो लोग उस समय वहाँ पे कंपटीशन में फर्स्ट जीतने वाले को 5000, सेकंड को 3000 और
3rd को 2000 मिलता था और एक रेडियो भी मिलता था जी। तो रेडियो तो क्योंकि अब जानते ही है हमारा दृष्टिबाधित साथियों का तो एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी है, रेडियो के बारे में कहीं बात और हम चुप रह जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। और रेडियो मधुबन हम जैसे साथियों को आगे लाने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं रेडियो मधुबन के जी। लेकिन वो बात ये हुई कि मुझे कुछ साथी मिले अपने सीनियर, उनका चलो जाओ दिल्ली रेडियो तो लेके आ ही जाओगे। मैंने कहा नहीं ऐसा क्यों, आप इंतजार करिए, शायद इस बार कोई प्राइज आ जाए। तो फिर वहाँ पे मेरा 2nd प्राइज लगा ऑल इंडिया लेवल पे इंग्लिश ब्रेल रीडिंग कंपटीशन में जी। तो ये पहला व्यक्ति था मैं, तो ये मेरे लिए बड़ी एक ऐसी बात है जो मुझे याद रहती है आज भी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कई बार जब हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं किसी को। और टीचर्स के मामले में स्कूल से सबसे स्टाफ से टीचर्स से सबसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था और सबकी नज़रों में एक मेधावी स्टूडेंट मैं था, आज भी हूँ। 9th क्लास में एक बार हमारे साइंस टीचर मतलब जब पढ़ाने आए तो वो हमेशा खिलखिलाते हुए रहते थे। मैंने उनको कहा सर आज कुछ आप दुखी लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग ये भी पता कर लेते हो क्या? मैंने कहा नहीं सर ऐसा आपको लग रहा है देख करके। तो उन्होंने कहा कि हाँ वाकई में आज मैं कुछ दुखी हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हुई, बाकी ऐसी घटनाएं बहुत हैं। क्रिकेट में एक बार रहा जब बीकानेर हमारी टीम जा रही थी, मैं अच्छा खेल रहा था लेकिन मुझे नहीं ले जाया गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जानबूझ करके मेरा, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि वो टीम क्रिकेट ही नहीं खेल पाई, मैच ही नहीं खेल पाई, वापस आना पड़ा उनको। तो मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे। तो श्रोताओं ये बातचीत थी और हम इस बातचीत को हम अगली कड़ी में भी लेके आएंगे आपके लिए अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। सुनते रहिए रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 90.4 FM।